हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर लिटिल गर्ल का 13वां भाग। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वीर काफ़ी वक्त तक प्रिया के भोले चेहरे को निहारता रहा और प्रिया के सो जाने के बाद प्यार से प्रिया के माथे को चूम अपने मन में ही बोला, इतनी मासूम क्यों हो तुम डॉल। एक बार मेरी जिंदगी में आ गई तो कैसे संभालूंगा तुम्हें। हर वक्त मौत से घिरा रहता हूँ। कुछ भी हो तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुँचने दूंगा। हर वक्त एक साए की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये वादा है इस कबीर कपूर का। एक कहे प्रिया की हथेली को प्यार से चूम लिया। कबीर फिर प्रिया के पास से उठा और ड्रॉयर में से अपॉइंटमेंट निकाल प्रिया के पास आया और धीरे से प्रिया को पलट उसकी कमर से उसका नाइट शर्ट ऊपर कर प्रिया की कमर को देखा तो वहाँ अभी भी हल्के नीले निशान थे। ये देख कबीर को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आने लगा। कबीर ने अपने हाथ में अपॉइंटमेंट ली और हल्के हाथों से लगाने लगा। प्रिया को अपनी कमर पर जलन महसूस हुई तो नींद में ही उसके मुंह से सिसक निकल गई। ये देख कबीर प्रिया की कमर पर फूंक मार अपॉइंटमेंट लगाने लगा। अपॉइंटमेंट लगाने के बाद कबीर ने प्रिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। प्रिया नींद में ही अपने आसपास हाथ फेरने लगी। ये देख कबीर ने प्रिया के पास रखे सारे खिलौनों को उससे दूर कर दिया और खुद से ही बोला, इस कचरे को एक दिन बाहर फेंक दूंगा। कबीर को उन कपड़े के खिलौनों पर हद से ज्यादा गुस्सा और जलन हो रही थी कि प्रिया कितने प्यार से इन्हें अपने गले से लगा सोती है। प्रिया के पास से सभी खिलौनों को दूर कर कबीर ने एक राहत की सांस ली और एक बार फिर प्रिया के माथे को शिद्दत से चूम लिया और कमरे से बाहर आ गया। कबीर अपने रूम में आया और तैयार हो अपने काफिले के साथ महल से निकल गया। कबीर अपने रूम में आया और तैयार होकर अपने काफिले के साथ महल से निकल गया। अभी लगभग रात के 12:30 हो रहे थे। कबीर महल से निकल सीधा अपने उसी फार्म हाउस पर पहुंचा जहां विक्की को रखा गया था। कबीर के साथ रॉकी भी था। कबीर अपने सबसे खास बॉडीगार्ड के साथ फार्म हाउस के बैक साइड गया जहां 3 चापर खड़े थे। रॉकी ने आगे जाकर बीच वाले चौपर का दरवाजा खोला और कबीर अंदर बैठ गया। कुछ ही समय में तीनों चौपर हवा में एक पंछी की तरह उड़ते हुए वहां से निकल गए। कबीर का चौपर सीधा मुंबई पोर्ट पहुंचा। कबीर चौपर से बाहर आया और उसके साथ ही रॉकी और बाकी बॉडीगार्ड अपने हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए बाहर आए। कबीर अपने बॉडीगार्ड के साथ सीधा एक बड़ी सी शिप में चढ़ गया। कबीर उस शिप के टॉप फ्लोर पर गया जहाँ कुछ फॉरेनर थे जिनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां थी की उम्र यही 30 के आसपास थी। कबीर अपने ही रौबदार एटीट्यूड और एक खतरनाक ऑरे के साथ उन लोगों के पास बढ़ गया। कबीर को आते देख पांचों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वहां खड़ी 2 लड़कियां तो कबीर के कमाल के एटीट्यूड और मस्कुलर टेक्सचर को देख ललचाई नजरों से देखने लगी। कबीर के आते ही एक लड़की ने अपना हाथ कबीर के आगे हैंड शेक करने के लिए बढ़ाया, पर कबीर ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और जाके हैंड कुर्सी पर बैठ गया। उस लड़की ने कबीर की इस हरकत पर गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। कबीर ने अपने शेड्स उतारे और सीधे पॉइंट पर आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड। पांचों कबीर के बैठने के बाद अपनी जगह बैठ गए और उनमें से एक ने कहा, बॉस को मोल पसंद है पर कीमत ज्यादा है। कबीर ने अपनी सिगरेट जलाई और उस शख्स को देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में ही बोला, कीमत वही रहेगी। वो शख्स और कुछ बोलने को हुआ
पर उससे पहले ही कबीर ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उस शख्स ने भी अपने शब्दों को रोक लिया और अपने पास बैठी लड़की को कुछ इशारा किया, तो वो लड़की मुस्कुराकर कबीर की ओर बढ़ गई। उस लड़की के कबीर के पास जाते ही वो शख्स मुस्कुराते हुए उस लड़की के कबीर के पास जाते ही वो शख्स मुस्कुराते हुए कबीर से कुछ बोलने को हुआ, पर उसके शब्द उसके हलक में ही अटक गए और आंखें डर और हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि कबीर के हाथ में एक धारदार चाकू था जिस पे अब लाल खून टपक रहा था। उस लड़की ने जैसे ही कबीर को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, कबीर ने उसकी उंगलियां ही काट दी। अब उस लड़की की चारों उंगलियां फर्श पर इधर-उधर बिखरी हुई थी और साथ में वो खुद भी दर्द से जोरों से चिल्ला रही थी। रॉकी ने आगे बढ़ के कबीर के हाथ से वो चाकू ले लिया। कबीर ने अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखा, जिनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और डर से अपने आप अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। बाकी दो लड़कियां तो कबीर के चाकू चलाते ही चीख पड़ी थीं। कबीर ने कुंडल नजरों से अपने सामने बैठे शख्स को देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए उस शख्स के पास गया और उसके कोट की पॉकेट में लगे पेन को निकाल लिया और पेन को अपनी ओर घुमाता हुआ बोला, बेहद खतरनाक वॉइस में बोला, अपनी लेन देन पैसों और माल तक सीमित रख, वरना मेरा दिमाग कब घूम जाए मुझे खुद नहीं पता। और आगे से ऐसी हरकत दोबारा न दोहराना, वरना तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। कबीर ने उसके बाद उस पेन को वापस उस शख्स की पॉकेट में रख दिया। कबीर को अपने पास आते देख उस शख्स की टांग डर से थर थर काँप रही थी और कबीर के अगले एक्शन से वो शख्स और ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस आदमी की नज़र इतनी तेज कैसे हो सकती है। कबीर ने उस शख्स को एक नज़र देखा और बार काउंटर पर अपने लिए एक वाइन का गिलास भरा और सिप लेते हुए रॉकी से बोला, इस आवाज़ को बंद करो। रॉकी ने एक गार्ड को कुछ इशारा किया तो उन्होंने वहां खड़ी तीनों लड़कियों को ले गए। उन सब के जाते ही कबीर ने उसी शख्स की ओर देखा तो वो शख्स अपने सर से पसीने की बूंदें साफ करते हुए अपने पास रखे 5 बैग को टेबल पर रख बोला, इसमें पूरे हैं। कबीर ने वाइन को एक ही सिप में पूरा किया और अपने सेट से उठा उस जगह से निकल गया और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड ने बैग्स उठाए और कबीर के साथ हो लिए। कबीर के जाते ही वहां खड़े दोनों लड़के धम से चेयर पर बैठ गए और अपने सामने रखी पानी की बोतल को एक ही सांस में गटक गए। ये आदमी हद से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, पर मैं इस बात से हैरान हूँ, आखिर इतनी सेक्सी लड़कियों को अपने सामने देख इस इंसान ने एक नज़र तक उन पर नहीं डाली। लंदन एक 50 की उम्र का आदमी और 22 साल की लड़की एक रूम में बैठे सामने स्क्रीन पर कबीर की सिप पर हुई हर हरकत को बारीकी से देख रहे थे। उस लड़की की नज़रें तो कबीर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी बारीक नज़र, उसका एटीट्यूड, कबीर की हर चीज़ वो लड़की देख रही थी। उसके पास खड़े आदमी ने उस लड़की को देखा और बोला, तुम देख चुकी हो ये इंसान कैसा है, क्या अब तुम अपनी जिद छोड़ोगी? लड़की अपनी जगह से उठी और कबीर की पिक्चर पर हाथ फेरते हुए बोली, नो डैड, आई वॉन्ट दिस मैन इन एनी कंडीशन, माई हुक और बाइक रोक। उस लड़की की आंखों में एक पागलपन था। वो आदमी अपनी बेटी की जिद को देख झुक गया और बोला, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखने की ताकत रखता है। इसने तो अभी इस लड़की के हाथ लगाने से पहले ही उसकी उंगलियां काटी हैं। अगर हाथ लगा देती तो ये इसे बुरी मौत मारता। ये मामूली नहीं है डैड, इसलिए तो इस सोफिया को पसंद आया है। सोफिया एक तक कबीर की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैलाश मधुर एक बड़ी हस्ती और अमीरों की लिस्ट में जाना जाने वाला शख्स। सोफिया इसकी एक लौती बेटी है, वाइफ नहीं है। एक हादसे में मौत हो चुकी है। एक लौती बेटी होने की वजह से उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते कैलाश ने अपनी बेटी की और लाचार नजरों से देखा और अपनी जगह से उठ जाने के लिए बढ़ गए। सोफिया कबीर को एकटक देखती हुई बोली, डैड, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ।
कैलाश के पैर अपनी जगह एकदम से ठहर गए और हैरानी से सोफिया की ओर देख बोले, तुम पागल हो चुकी हो। अगर कबीर के पास जाने की भी सोची तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, मैं सपने में भी नहीं सोचना चाहता। सोफी अपनी लाल आंखें अपने पिता की ओर कर बोली, डोंट वरी डैड, आपकी बेटी इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है कि सीधा शेर की तुम्हें हाथ डाले। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। कह सीधा वहाँ से चले गए। सोफिया कबीर को देख बोली, आई एम कमिंग बेबी, जस्ट वेट। इधर सुबह के 4 बजे कबीर घर लौटा। कबीर सीधा प्रिया के रूम की ओर गया और हल्का गेट खोल देखा तो उसकी डॉल आराम से अपने प्यारे सपनों के साथ सो रही थी। कबीर के चेहरे पर जो हल्की थकावट नजर आ रही थी अब अपनी डॉल को देख दूर हो गई और उसके साथ ही एक सुकून की मुस्कुराहट ने चेहरे पर जगह ले ली। कबीर फिर अपने रूम में आया और अपने कपड़े बदल जिम से चला गया। लगभग 5:30 बजे कबीर अपने जिम से पसीने से भीगा हुआ बाहर आया और अपने रूम की ओर बढ़ गया। पर उससे पहले ही कबीर को 2 सर्वेंट की हंसने और बातें करने की आवाज़ आई। तुम्हें पता है, विमान सर आज प्रिया को फिर जबरदस्ती उठा के ले गए। कह हंसने लगी और साथ में दूसरी सर्वेंट भी। हाँ, आज फिर दोनों गार्डन का सत्यानाश कर देंगे। कबीर उन दोनों की बात सुन अपने कदम बाहर गार्डन की ओर बढ़ा दिए। इधर प्रिया पसीने से लथपथ एक पिलर को कस के पकड़ बैठी थी और विमान प्रिया को उस पिलर से दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर प्रिया एक फेविकॉल की तरह उस पिलर से लिपट गई थी। यूं चल छोड़े से सभी 4 राउंड और हैं। विमान भी पसीने से लथपथ प्रिया को उस पिलर से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। विमान की बात सुन प्रिया ने हैरानी से विमान को देखा और जोर से बोली, क्या 4? फिर अभी क्या था? कहते हुए पिलर को और ज्यादा कस के पकड़ लिया। हाँ, 4 अभी क्या से क्या मतलब है, अभी सिर्फ 6 ही हुए हैं। मेहमान इस बार प्रिया के पास ही बैठ गया और प्रिया के हाथ पिलर से निकालने लगा। प्रिया ने दादी की ओर देखा और रोनी सी आवाज में बोली, दादी प्लीज मुझे इस अत्याचारी से बचा लो। अब और नहीं भागा जाता दादी। दादी जो एक सर्वेंट की मदद से हल्का योगा कर रही थी बोली, सॉरी बेटा, सुबह के वक्त मैं विमान से कुछ नहीं कह सकती। दादी आप रोज ऐसा ही करते हो, प्लीज आज बचा लो। प्रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, पर दादी ने उसे सॉरी बोल दिया। प्रिया ने अपनी मुंडी घुमा विमान की ओर देखा तो उसे ही अपनी भौहें उचकाकर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। आ प्रिया विमान को देख गला फाड़ के रोने लगी। विमान ने उसके रोने को इग्नोर मारा और बोला, अब उठ जा, बहुत रेस्ट कर लिया, उठ। प्रिया ने विमान को लाचार नजरों से देखा और बोली, डैडी आज आज मान जाओ प्लीज, मुझ बेचारी पर इतू सा तरस खा लो, कल पक्का 20 राउंड निकलवा लेना ना। विमान थक कर अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, कहे वहां से चला गया। दिया ये देख खुश हो गई और एक राहत की सांस ली और पिलर से अपने सर को टिका चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी कुछ 2 ही मिनट हुए होंगे कि विमान एक बाल्टी के साथ प्रिया के पास आया और बोला, अभी तक उठी नहीं यहाँ से। प्रिया ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और विमान को एक बाल्टी के साथ देख बोली, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहे वापस अपने सर को पिलर से टिका दिया। विमान ने प्रिया की बात सुन अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, ओह फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर ये ले गए ठंडा पानी प्रिया पर उड़ेल दिया। प्रिया इतने ठंडे पानी से हड़बड़ा गई और पिलर को एक झटके में छोड़ खड़ी हो गई और गुस्से से एकदम स्लो मोशन में कान की ओर मुंह घुमाया और बोली, टेडी इतना ठंडा पानी। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन डालता है, पागल इंसान का है। विमान को मारने के लिए पीछे भाग गई। विमान हंसते हुए आगे आगे भागता हुआ बोला, क्यों, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना, गंदे इंसान, कितना ठंडा था। प्रिया गुस्से से चिल्लाते हुए विमान के पीछे भागने लगी। आज तो छोड़ूंगी नहीं, रोज सुबह सुबह उठा के ले आते हो। प्रिया विमान के पीछे पीछे भागकर थक गई और अपने आसपास देखा तो गार्डन को पाइप से पानी डालता देख मुस्कुरा दी। प्रिया जल्दी से गई और बोली, सॉरी अंकल,
पर मुझे ये चाहिए कहे। पाइप ले विमान की ओर बढ़ गई। विमान भी प्रिया को अपने पीछे न आता देख घुटनों पर हाथ थोड़ा रेस्ट करने लगा। प्रिया विमान को रेस्ट करने में बिजी देख जल्दी से उसके पास आई और पानी के प्रेशर को फुल कर दिया। पानी गिरते ही विमान हड़बड़ा गया और प्रिया के हाथ में पाइप देख बोला, अच्छा मुझे भिगा रही है, रुक गए। खिलखिलाती हुई प्रिया के पास जल्दी से बढ़ गया। आया मजा और ले गए। प्रिया आगे आगे भागते हुए विमान पर पानी डालने लगी। पानी का प्रेशर ज़्यादा था और पानी विमान के चेहरे पर पड़ रहा था, इसलिए विमान अपनी स्पीड से नहीं भाग पा रहा था और इसी का फ़ायदा प्रिया उठा रही थी। कुछ ही देर में दोनों ने आसपास काफ़ी पानी इकट्ठा कर लिया की वजह से प्रिया का पैर फिसल गया, पर उससे पहले ही पीछे से कबीर ने प्रिया को पकड़ लिया। पीछे की ओर सूखने की वजह से प्रिया का हाथ ऊपर हो गया, जिससे पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा। गिरने के डर से प्रिया ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, पर जब उसने खुद को हवा में पाया तो अपनी आंखें खोली और ऊपर की ओर देखा और कबीर को देख सही से उठने की कोशिश करते हुए पाइप वाला हाथ कबीर के सीने पर रख दिया, जिससे कबीर पूरी तरह भीग गया और साथ में प्रिया भी। पानी स्पीड में होने की वजह से कबीर पूरी तरह भीग गया। ये देख प्रिया हड़बड़ाहट में वैसे ही कबीर की बाहों में झूलती पाइप को बंद करने की कोशिश करने लगी। विमान दोनों को इस तरह भीगता देख हंस पड़ा। कबीर ने विमान को घूर कर देखा तो विमान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सॉरी सॉरी भाई गए फिर से हंस दिया। कबीर ने अपनी बाहों में झूलती लड़की को देखा जो पाइप बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर हड़बड़ाहट में हो नहीं रहा था। कबीर ने प्रिया के हाथ से पाइप लिया और विमान की ओर उछाल दिया। विमान ने भी जल्दी से कैच किया और कबीर को प्रिया को सीधा खड़ा करते देख पाइप को बंद करने की जगह दोनों की ओर कर दिया। कबीर ने जल्दी से प्रिया को पकड़ अपने से चिपका विमान की ओर पीठ कर ली। विमान ने भी हंसते हुए पाइप को बंद किया और बोला, अब हुए बराबर। प्रिया इस बार पूरी तरह भीग चुकी थी, ऊपर से उसके बाल भी। प्रिया ने गुस्से से मुंह फुला दिया और जल्दी से विमान की ओर भागने को हुई, पर कबीर ने प्रिया की कमर में हाथ डाल पकड़ लिया। प्रिया ने कबीर को देखा, जिसकी आंखें हल्की लाल नजर आ रही थी। यह देख प्रिया जल्दी से शांत हो गई और कुछ न बोली। कबीर ने अपने आसपास देखा, जहां निगरानी के लिए बॉडीगार्ड और कुछ मेल सर्वेंट थे, जिनमें से कुछ की नज़र उन पर थी। ये देख कबीर की नसें तन गई। उसने घूर कर सबकी ओर देखा तो सबने अपनी नज़रें फट से फेर ली। कबीर ने प्रिया को अपनी ओर घुमाया और अपना पहला पहना टी शर्ट उतार प्रिया को पहना दिया और विमान को देख अपनी आंखों में गुस्सा लिए गंभीर आवाज में बोला, आज के बाद ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। विमान ने कबीर को अपना टी शर्ट प्रिया को पहनाता देख समझ गया कि कबीर के कहने का क्या मतलब है। उसे अपनी गलती का भान हुआ। सॉरी भाई, आगे से दोबारा नहीं होगा। कबीर ने प्रिया की ओर देखा, जो कबीर के टी शर्ट को देख रही थी, जो उसके लिए बड़ा था। जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। कबीर ने अपनी आवाज़ में नरमी लाने की कोशिश की, पर उतनी नहीं लगा। प्रिया ने कबीर की ओर अपनी नज़रें नहीं उठाई और चुपचाप अपना सर हाँ में हिला चली गई, क्योंकि अभी उसे कबीर की आवाज़ में गुस्सा महसूस हो रहा था। और कबीर को अपने सामने शर्टलेस देख उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई। प्रिया जाते जाते रुकी और विमान की ओर मुड़ी। प्रिया को विमान का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लगा। यदि तुम भी चलो। विमान ने मुस्कुराकर प्रिया को देखा और बोला, तू जा, मैं आ रहा हूँ। प्रिया के जाने के बाद विमान ने कबीर को देखा और बोला, भाई अभी के लिए सॉरी। कबीर ने सख्त आवाज़ में ही कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो। विमान ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और चला गया। दादी ये सब देख रही थी। वो कबीर के पास आई और बोली, बेटा गुस्सा मत हो। कबीर ने दादी की ओर देखा और गंभीर आवाज़ में बोला, क्या ये सब रोज होता है? नहीं बेटा, कभी कभी मस्ती कर लेते हैं। दादी ने कबीर की बात
मतलब समझते हुए बोली, आगे से ये कभी नहीं होना चाहिए। कबीर ने खुद को शांत कर नरम आवाज बनाते हुए बोला, मैं इसका ध्यान रखूंगी बेटा, तुम भी जाओ, जाकर अपने कपड़े बदल लो। कबीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और चला गया। दादी कबीर को जाते हुए देखती रही और कबीर की गई हरकत पर गर्व से मुस्कुरा दी। कुछ ही समय में सभी डाइनिंग हॉल में चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। प्रिया ने हौले से अपने चेहरे को कबीर की ओर किया, जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये देख प्रिया ने एक राहत की सांस ली और अपना चेहरा घुमान विमान की ओर देखा तो वो भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। प्रिया को बोरियत वाली फीलिंग आ रही थी। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, फिर वापस बंद कर लेती। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था बोलने को। मेहमान ने प्रिया की ओर देखा, जो अपने हाथ पर चीन टिकाए धीरे धीरे खा रही थी। उसका चेहरा देख विमान समझ गया कि अभी प्रिया बोरियत से मर रही है। विमान ने भी फिर अपने खाने में ध्यान लगा दिया। दादी उन दोनों की हरकतें देख रही थी और चुप रहने का कारण भी आज उन्हें भी कुछ खाली खाली लग रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते वक्त भी विमान और प्रिया का मुंह कभी भी बंद नहीं रहता था। या तो झगड़ते या दुनिया जहाँ की बातें ले बैठ जाते हैं। कबीर ने अपना खाना खाया और दादी की ओर देख बोला, दादी आज मुझे आने में लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। अच्छा ठीक है बेटा। कबीर फिर अपने कमरे की ओर मुड़ गया। कबीर जब तक सीढ़ियों से ऊपर तक नहीं पहुंच गया, विमान और प्रिया उसे एक तक देखते रहे। कबीर के जाते ही दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। आज इन्होंने गुस्सा क्यों किया टेडी? प्रिया विमान को देख बोली। विमान को समझ नहीं आया क्या बोले, इसलिए उसने बहाना बना दिया, हम पानी में खेल रहे थे ना, इसलिए फिक्र कर रहे थे। ओह, पर ये गुस्सा करते वक्त कितने डरावने लगते हैं, एकदम डेविल की तरह। वाई गॉड, प्रिया एकदम सीरियस फेस बनाते हुए बोली। हाँ ये तो है। प्रिया ने विमान को अपनी भौहें उचका कर देखा और बोली, टेडी जी आपको भी डर डर लगता है कबीर जी से? हाँ। विमान उसके फेस के एक्सप्रेशन देख सकपका गया और अपनी कॉलर ऊंची करते हुए बोला, मेरा डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है समझी। ओहो, सुबह वाला क्या था, कैसे मुंह इत्तू सा हो गया था? विमान के कंधे पर पोक करते हुए बोली। विमान ने चिरकर सैंडविच पूरा प्रिया के मुंह में घुसेड़ दिया और बोला, ज्यादा मत बोल, चुपचाप खाना खा, सुबह भाई सीरियस थे समझी। प्रिया खाते हुए ही अपने सर को हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। मेहमान ने उठते हुए प्रिया से कहा, मेरी 2 बुक मेरी टेबल पर पड़ी है, अपने बैग में रख लेना और जल्दी से बाहर आ जा, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। प्रिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और ऊपर की ओर बढ़ गई। विमान ने दादी को बाय कहा और जाने को हुआ कि दादी ने विमान को रोका और बोली, प्रिया को एक नया फ़ोन दिलवा देना, उसका फ़ोन गुम गया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का भाग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर ये भाग आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।